दोस्तों, ये कहानी एक जूइश नौकरानी और एक सोल्जर की है जो अनजाने में एक दूसरे से प्यार कर बैठे। तो कहानी की शुरुआत में हम जंगल में मरी पड़ी एक लड़की को देखते हैं। तभी अचानक कैप्टन स्टीफन अपनी नींद से जागता है और हमें पता चला कि वो सपना देख रहा था। जिसके बाद उसे एक कॉल आती है और जनरल उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। जब वो जनरल से मिलने गया, जनरल उसे जर्मनी की पुराने मेयर के बारे में बताता है जिसका नाम है काइसर। जनरल कहते हैं कि काइसर यहाँ आ चुके हैं और जर्मन्स को चिंता है कि कोई दुश्मन देश उनकी हत्या की योजना बना रहा है। इसीलिए वो स्टीफन को काइसर की हिफाजत करने के लिए उसके घर भेजना चाहते थे। जनरल ये भी कहते हैं कि जब तक हिटलर का आदेश नहीं आता तब तक तुम्हें उनके पास ही रहना पड़ेगा। अब स्टीफन अपनी साथ टीम लेकर काइसर के पास पहुंच जाता है। मिक नाम की नई मेट उसके लिए दरवाजा खोलती है जहां जनरल पहले से मौजूद था। जनरल उसे काइसर के बारे में हर बार डिटेल से बताने लगा और सख्त हिदायत भी देता है कि वो यहाँ किसी भी औरत के साथ रोमांटिक संबंध नहीं बनाएगा। जिसके बाद हम काइसर की पत्नी को देखते हैं जो काइसर को बताती है कि कैप्टन आ चुके हैं। काइसर की पत्नी को यकीन है कि उसके पति को जर्मनी में उसकी पुरानी पोजीशन वापस मिल सकती है, मतलब वो जर्मनी पर दोबारा हुकूमत कर सकता है। उधर स्टीफन सबसे पहले हर जगह नाजी फ्लैग लगा रहा था और पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। ये लोग यहाँ पर रेडियो ट्रांसमीटर भी लगाने लगते हैं ताकि कोई भी यहाँ से सिग्नल बाहर ना भेज सके। फिर हम काइसर को देखते हैं जो एक मीटिंग कर रहा था। मिक उसके लिए चाय लेकर आती है और काइसर यहाँ पे दूसरी बार मिक को देखता है क्योंकि मिक यहाँ की नई मेट थी। काइसर मिक से पूछता है कि क्या मुझे हॉलैंड पे कब्जा करना चाहिए, तो मिक कहती है कि हाँ जरूर करना चाहिए, तभी तो आप इसे बेहतर बना पाएंगे। ये बात सुनने के बाद काइसर हंसने लगा और कहता है कि इस लड़की के पास दिमाग भी है, ये अच्छा सोचती है। फिर मिक वहाँ से चली जाती है। शाम के वक्त मिक स्टीफन के कमरे में आई। स्टीफन ने काफी ड्रिंक की हुई थी। मिक बताती है कि काइसर चाहता है कि आज रात का डिनर आप उनके साथ करें। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दोनों को एक दूसरे से पहली नजर का प्यार हो गया हो। अचानक स्टीफन मिक से कहता है कि अपने कपड़े उतारो। मिक बिना कुछ सोचे समझे अपने कपड़े उतार देती है। स्टीफन उसके करीब जाने लगता है और फिर दोनों इंटीमेट होने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद स्टीफन को उसकी पसलियों में दर्द होने लगा और वो रुक जाता है। फिर वो मिक को वहां से जाने के लिए कहता है। रात हो जाती है। तब स्टीफन डिनर पर आया। खाना खाते खाते काइसर जर्मनी और हिटलर के बारे में बातें करने लगा कि उसके हिटलर के साथ कैसे रिश्ते हैं। उसे हिटलर के कायदे कानून ज्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन स्टीफन का ध्यान उसकी बातों पर ना होकर मिक की ही तरफ था। वो बार बार मिक को देख रहा था। डिनर के बाद वो अपने कमरे में आ गया। तभी कोई कमरे की बत्ती जला देता है। लाइट जलाने वाली और कोई नहीं मिक थी। मिक स्टीफन को कहती है कि अपने कपड़े उतारो। स्टीफन अपने कपड़े उतारता है। मिक उसके शरीर को छूने लगती है। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी स्टीफन उससे कहता है कि आज रात यहीं पे रुक जाओ, लेकिन मिक उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से ही चली जाती है। अगली सुबह हम काइसर को देखते हैं। जनरल से बताता है कि हमारे आसपास ही कोई इन्फॉर्मर है जो यहाँ की जानकारी बाहर भेज रहा है और हमें उसे पकड़ना होगा। काइसर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बाहर जाकर डक्स को खाना खिलाने लगता है। जिसके बाद काइसर स्टीफन से उन जासूसों के बारे में पूछता है। स्टीफन कहता है कि वो आसपास ही हैं, लेकिन आपको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। काइसर हंसते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप हमारे विला में ही रहें। इतना कहने के बाद वो मिक से उसका कमरा दिखाने को कहता है। मिक उसे कमरे की तरफ ले जाती है। वो मिक से उसका पूरा नाम पूछता है। मिक स्टीफन से उसका पूरा नाम पूछती है। दोनों टाइम पास करने लगते हैं। मिक बताती है कि इस घर का एक नियम है कि इस घर में जो भी मर्द आता है वो यहाँ के नौकरों के साथ संबंध नहीं बना सकता, और अगर उसने ऐसा किया तब उस नौकर और उस आदमी दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन स्टीफन को फर्क नहीं पड़ा। वो मिक से पूछता है कि तुम्हारा कमरा कहाँ पे है। मिक कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। जिसके बाद वो गांव के एक पादरी से मिलती है और हमें पता चलता है कि वो ब्रिटिश जासूस और कोई नहीं बल्कि मिक ही है। मिक कहती है कि मैं अपने काम को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग जब कहेंगे मैं अपना काम पूरा कर दूंगी।
पादरी कहता है कि हिमलर को मारना उनका मिशन नहीं है, सही समय आने पर वो अपने इस मिशन को भी अंजाम देंगे। मिक वहाँ से चली जाती है और जब वो अपने कमरे में आई वहाँ स्टीफन पहले से मौजूद था, जिसे देखकर वो डर गई। स्टीफन कहता है कि जब तुम पहली बार मुझसे मिली थी तब मैं नशे में था, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मिक उसे माफ़ कर देती है और स्टीफन वहाँ से चला जाता है। बाद में उसके साथी उसे बताते हैं कि पास के गांव से उन्हें कोई सिग्नल मिला है। बाद में मिक और स्टीफन दोनों फिर से इंटीमेट हुए। यहाँ मिक उसे बता देती है कि मैं एक जूइश हूँ। स्टीफन कहता है लेकिन मैं नहीं हूँ। वो मिक से उसका ये राज छिपाने को कहता है। फिर वो इंस्पेक्टर से मिलता है जो बताता है कि वो जल्द ही इस घर में छिपे जासूसों को पकड़ लेंगे जो बाहर सिग्नल भेज रहे हैं। और फिर स्टीफन काइसर के पास जाता है। वहाँ पर उसकी पत्नी भी होती है और वो कहती है कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, हिमलर उनके घर आने वाला था, मतलब वो लोग इन्हें वापस जर्मनी लेकर जाएंगे और शायद काइसर को वापस से अपनी गद्दी मिल जाए। इसलिए काइसर की पत्नी उसकी स्पीच तैयार करवाने लगती है। ये सब सुनने के बाद स्टीफन बाहर चला जाता है और उसे काइसर का असिस्टेंट मिलता है। स्टीफन उसे बताता है कि हिमलर के आने से पहले हम लोग पूरे घर की तलाशी लेंगे और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का हथियार हो। जिसके बाद सारे गार्ड्स घर के अंदर जाते हैं और सबके कमरों की तलाशी लेने लगते हैं। ये सब देख मिक डर जाती है क्योंकि उसने अपने कमरे में बंदूक छुपा रखी थी, जिसे उसने अपनी सुरक्षा और हिमलर को मारने के लिए रखा हुआ था। स्टीफन मिक के कमरे की तलाशी ले रहा होता है और उसे वो बंदूक मिल जाती है, लेकिन वो बंदूक को वापस रख देता है और कमरे से चुपचाप निकल जाता है। फिर जब सारे लोग तलाशी लेकर चले जाते हैं, मिक वापस आती है और सबसे पहले अपनी बंदूक ढूंढती है और उसे अपनी बंदूक मिल गई, इसलिए वो शांत हो गई। फिर हम स्टीफन को उसके साथियों के साथ बात करते हुए देखते हैं। तभी उसकी नज़र मिक पर पड़ती है। स्टीफन उसका पीछा करता है। मिक पादरी के पास जाती है और कहती है कि अब वो समय आ चुका है। पादरी उसे समझाता है कि तुम अभी ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। असल में एसएस ने मिक के पिता और पति की हत्या की थी, जिसका बदला वो हिमलर को मार कर लेना चाहती थी। स्टीफन उनकी सारी बातें सुन रहा था। मिक के जाने के बाद पादरी संदेश भेजने लगा। एसएस को पता लग गया और वो पादरी को अरेस्ट कर लेते हैं। रात में मिक और स्टीफन साथ में थे। स्टीफन मिक को बताता है कि उसने पोलैंड में एसएस ऑफिसर्स को जूश लोगों को मारते हुए देखा था। वहाँ मैंने एक जूश लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो मर चुकी थी और वही सपना स्टीफन को हर रोज आता है। वो मिक को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन मिक एक जूइश है, इसीलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन काइसर की पत्नी को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया और वो काइसर को उनके अफेयर के बारे में बता देती है। उसे लगा कि वो मिक को घर से निकाल देगा और स्टीफन का कोर्ट मार्शल कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो कहता है कि भले ही वो अब जर्मनी पर शासन नहीं करना चाहता, लेकिन ये घर अब भी उसका है। वो उन्हें शादी से पहले के अपने अफेयर्स के बारे में बताता है और कहता है कि तुम दोनों को थोड़ा विवेक से काम लेना होगा। उधर एसएस उस पादरी से दूसरे जासूस का नाम बताने के लिए कहते हैं। उसे काफी टॉर्चर किया जाता है। स्टीफन को पता चला कि पादरी को अरेस्ट कर लिया गया है। वो वापस जाता है जहाँ हिमलर आ चुका था। स्टीफन मिक को यहाँ से भागने को कहता है, वरना वो पकड़ी जा सकती थी। उधर हिमलर स्टीफन और जनरल के साथ मीटिंग कर रहा था। वो बताता है कि हिटलर काइसर को वापस से बर्लिन की सियासत सौंपना चाहते हैं, लेकिन असल में ये एक छलावा था। हिटलर बस ये जानना चाहता है कि बर्लिन में अब भी कौन कौन काइसर के साथ हैं और नाजी विरोधी हैं जिन्हें पकड़कर वो मरवा देगा। हिमलर उन दोनों से काइसर पर नजर रखने को कहता है कि वो किस किस से मिलता है। जिसके बाद सब डिनर करते हैं, जहां हिमलर बताता है कि नाजीज डिसेबल बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद बच्चे मारे जाते हैं। उसकी इन बातों को सुनकर काइसर काफी परेशान हो गया। डिनर के बाद वो सैर पर निकल गया। मिक उसके पास आती है और उसकी बातें सुनकर वो जान जाता है कि मिक एक ब्रिटिश स्पाई है। मिक उसे विंस्टन चर्चिल का एक मैसेज देती है, जिसमें वॉर खत्म होने के बाद वो काइसर को जर्मन की कमान सौंपना चाहते हैं। वॉर खत्म होने तक काइसर यहाँ रह सकता है और उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। काइसर मिक की बातों पर हंसता है और तभी उसे हार्ट अटैक आ गया। उधर स्टीफन ने जनरल को हिटलर के असली मंसूबे भी बता दिए थे कि वो काइसर के समर्थकों को मारने के लिए काइसर को राजगद्दी सौंपने का झूठा नाटक करने वाले हैं, ताकि वो उसके सपोर्टर्स को मार सकें। मिक जब वापस आई वो बताती है कि काइसर को हार्ट अटैक आया है। तभी स्टीफन का फोन आता है कि उस दूसरे जासूस का पता चल गया है और उसका नाम मिक है, जो काइसर के यहाँ मेट का काम करती है।
उधर काइसर की वाइफ जब उसके पास आई, काइसर बताता है कि ब्रिटिश सरकार ने वादा किया है कि वो जर्मन्स को हराकर जर्मनी की सत्ता वापस से उसके हाथों में दे देंगे और तब तक वो यहाँ रह सकते हैं। उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ना वो इंग्लैंड में रहना चाहता है और ना ही जर्मनी में। उनका रूरल बनने का सपना भी टूट चुका है। तब तक स्टीफन काइसर को हॉस्पिटल ले जाने के बहाने वैन में ले जाता है। काइसर मिक की मदद करना चाहता था यहाँ से भागने में। मिक भी उस वैन में थी। गेट पर सिक्योरिटी देख स्टीफन घबरा गया, जो वैन की तलाशी लेना चाहती थी। स्टीफन ने उन्हें शूट कर दिया, जिसके बाद स्टीफन मिक को एक जगह उतार कर जाने को कहता है। मिक स्टीफन को उसके साथ चलने को कहती है। स्टीफन कहता है कि उसने अपने देश के साथ गद्दारी की है, लेकिन वो अपने देश को नहीं छोड़ने वाला। दोनों किस करते हैं। मिक जाने लगती है। स्टीफन उसे दोबारा शादी के लिए प्रपोज करता है। मिक कहती है कि वॉर खत्म होने के बाद वो उसके पास आ जाए, दोनों शादी करेंगे। मिक वहाँ से चली जाती है। काइसर पूछते कि क्या मिक चली गई, मतलब काइसर हार्ट अटैक का नाटक कर रहा था मिक को बचाने के लिए। अब कहानी 6 महीने आगे जाती है। स्टीफन को एक पार्सल मिलता है जिसमें एक बुक थी। उसमें लंदन का एक एड्रेस था जो असल में मिक का एड्रेस है। स्टीफन को पता चला कि मिक सेफली लंदन पहुंच चुकी है। स्टीफन काइसर को फोन करता है। मिक के लंदन पहुंचने की खबर से काइसर काफी खुश था। लंदन में मिक एक पार्क की बेंच पर बैठी थी जब उसे बताया गया कि चर्चिल उससे मिलने के लिए तैयार हैं। उठते हुए मिक ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। वो प्रेग्नेंट थी। और इसी के साथ यहीं पर हो जाता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।